हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो एक बार मैं फिर हाजिर हूं कोटा स्टूडियो से हमारे सफर को आगे बढ़ाने के लिए। तो बच्चों, क्लास स्टार्ट होने से पहले मस्त होके बैठना, चौड़े होके बैठना, स्ट्रेस फ्री होके बैठना, क्योंकि तुम्हारे सर की क्लास है। तो बच्चों, आज का जो एजेंडा रहने वाला है, हम आज की क्लास में कल का जो हमने पढ़ा था उसको 10 से 12 मिनट लगा के रिवीजन करेंगे। उसके बाद हमारा एनसीईआरटी की जो रीडिंग है वो भी पेंडिंग है, उसको भी कंप्लीट करेंगे। और कुछ 2-3 लाइन है जो एनसीईआरटी की, जो टाइम के शॉर्टेज की वजह से हम कल एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, उनका भी एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। और इसके अलावा हम काफी सारे क्वेश्चन आज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। बिल्कुल, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चीजों को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, एक बार सब यस सर लिख दीजिए, सभी लोग यस सर लिख दीजिए। एक बार लेक्चर स्टार्ट करने की परमिशन दे दीजिए, यस सर लिख दीजिए। ओके, आपका यस सर आ चुका है। तो अब बिल्कुल तैयार हो जाइए, एक बार कल के लेक्चर का रिवीजन करते हैं। मेरे पास एक चीज थी जिसको हम बोले थे एंड्रोशियम, हम बोले थे एंड्रोशियम। एंड्रोशियम बना हुआ है किसका? स्टैमन का। स्टैमन का पार्ट है आपका एंथर। एंथर के अंदर थे आपके माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया में टिश्यू थे स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू की सेल को बोला था माइक्रोस्पोर मदर सेल और पोलन मदर सेल। उसके अंदर हुआ था मियोसिस, और आपकी कितनी माइक्रोस्पोर बनी थी? 4 माइक्रोस्पोर बनी थी। और चारों माइक्रोस्पोर किससे कवर्ड थी? कैलोस से कवर्ड थी। कैलोस से कवर्ड थी। चारों माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड थी। चारों माइक्रोस्पोर को मिलाकर आप बोलते हैं 1 टेट्राड। बिल्कुल सही है। अब कैलोस डिसॉल्व हुआ तो चारों की चारों माइक्रोस्पोर आपकी फ्री हो गई। बिल्कुल सही है। सेकंड पॉइंट, ये है आपका पिंक कलर का सर्किल जिसको बोला माइक्रोस्पोरेंजिया। इसके अंदर प्रेजेंट है माइक्रोस्पोर जो कैसा है? हैप्लॉइड। इसके अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और जो ग्रीन कलर से दिखाया है वो है आपका साइटोप्लाज्म। ये पढ़ा नहीं रहा हूं, ये लास्ट क्लास का रिवीजन है। कई बच्चे समझे सर इतना फास्ट क्यों पढ़ा रहे हैं, ये तो कल की क्लास का रिवीजन है दीवाने। सेंटर में आ गया वैक्यूल, और कोई जरूरी नहीं है कि वैक्यूल 1 आएगा, वैक्यूल 2 आ सकते हैं, वैक्यूल 3 भी आ सकते हैं। सेंटर में आ गया वैक्यूल, तो न्यूक्लियस शिफ्ट हो गया कहां पर? पेरिफेरल रीजन में न्यूक्लियस हो गया शिफ्ट। बिल्कुल सही है। इसके बाद इस माइक्रोस्पोर के अंदर स्पिंडल फाइबर बनी, और वो जो स्पिंडल फाइबर बनी वो माइक्रोस्पोर में एक तरफ बनी, 1 साइडेड बनी। तो आपने यहां पर बोला एसिमेट्रिक स्पिंडल फाइबर, एसिमेट्रिक स्पिंडल फाइबर। इसके बाद इस माइक्रोस्पोर के अंदर पहला माइटोटिक डिवीजन हुआ। वो माइटोटिक डिवीजन कैसा हुआ था? अनइक्वल हुआ था, जिसकी वजह से कितनी सेल बनेगी? 2 सेल बनेगी। तो जो बड़ी वाली सेल बनी जिसको मैं ग्रीन से दिखा रहा हूं उसको मैंने बोला वेजिटेटिव सेल। इसके अंदर इर्रेगुलर बड़ा सा न्यूक्लियस बना जिसको मैं बोल रहा हूं लार्ज इर्रेगुलर न्यूक्लियस। बिल्कुल सही है। और ये इसका साइटोप्लाज्म है। किसका साइटोप्लाज्म है? वेजिटेटिव सेल का साइटोप्लाज्म है। और इस सेल के अंदर ना एक सेल तैर रही है, स्विमिंग कर रही है, फ्लोट कर रही है, कह रही है कि मैं ना वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करूंगी, और मेरा जो नाम होगा ना वो जनरेटिव सेल होगा, और मेरा जो साइज होगा ना वो छोटा होगा। तो जनरेटिव सेल कैसी है? स्मॉल। वेजिटेटिव सेल कैसी है? लार्ज।
वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है वो कैसा है? इर्रेगुलर है। जनरेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है वो रेगुलर है, और वो वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रही है। कितनी सेल हो गई? 2 सेल हो गई। बट मास्टर जी ने यहां पर एक्साइन और इंटाइन कुछ नहीं दिखाया था, तो हम यहां से गए आगे। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपका कहां है? इंटाइन। एक्साइन ग्रीन वाली है, इंटाइन रेड वाली है, बिल्कुल सही है। तो सबसे पहले आपका, अगर आप कहेंगे तो मैं यहां पर एक बार इस स्ट्रक्चर को फिर से भी ड्रॉ कर सकता हूं। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपकी कौन सी सेल थी? सबसे पहले आपकी थी वेजिटेटिव सेल, और ये वेजिटेटिव सेल का क्या था? न्यूक्लियस था। किसका न्यूक्लियस था? वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस था, बिल्कुल सही है। और ये वेजिटेटिव सेल का क्या है? साइटोप्लाज्म है, बिल्कुल सही है। ये आपका साइटोप्लाज्म है, किसका? वेजिटेटिव सेल का, बिल्कुल सही है। और इसके चारों तरफ मैंने एक लेयर बना दी। इसके चारों तरफ मैंने एक लेयर बनाई। बताओ इस लेयर का नाम क्या था? लिख के बताओ। वेजिटेटिव सेल किससे कवर्ड है? वेजिटेटिव सेल किससे कवर्ड है? लिख के बताओ। वेजिटेटिव सेल किससे कवर्ड है? हमने बोल दिया सेल मेम्ब्रेन। अब मुझे बताओ सेल मेम्ब्रेन के बाहर क्या है? अच्छे बच्चे की तरह मुझे बताओ, सेल मेम्ब्रेन के बाहर क्या है? पतली वाली लेयर कौन सी थी? लिख के बताओ। कल पढ़ाया था, पतली वाली लेयर थी, इंटाइन थी, बिल्कुल सही है। इंटाइन के बाहर मुझे अच्छे बच्चों की तरह बताओ, इंटाइन के बाहर आपकी कौन सी लेयर थी? अच्छे बच्चों की तरह बताओ। इंटाइन के बाहर जो लेयर थी, उस लेयर को हम बोले थे एक्साइन। ये मास्टर जी पढ़ा नहीं रहे हैं, ये कल का रिवीजन करा रहे हैं, तो घबराना नहीं। और इसके अंदर एक सेल थी, ये रही इसके अंदर एक सेल। इस सेल को बोला था जनरेटिव सेल, और ये था जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस। तो देख लीजिए, आपको फिर से बना के बताया गया है, आपको फिर से डायग्राम बना के बताया गया है। ये है आपकी इंटाइन हो गई, सेल मेम्ब्रेन हो गई, वेजिटेटिव सेल हो गई, न्यूक्लियस हो गया, साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल हो गया, जनरेटिव सेल हो गया। न्यूक्लियस ऑफ जनरेटिव सेल स्मॉल है। जनरेटिव सेल फ्लोट्स इन साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल, बिल्कुल हो गया। ये हमने अभी बनाया, ये हम बना चुके हैं। फिर हमने आपको बताया था कि जो पोलन ग्रेन होती है उसके ऊपर 2 तरह की लेयर है। एक लेयर को बोला था एक्साइन, दूसरे को बोला था इंटाइन। बाहर वाली जो लेयर है उसको बोला था एक्साइन, अंदर वाली को बोला इंटाइन। एक्साइन हार्ड है, थिक है, इंटाइन थिन है। एक्साइन डिसकंटिन्यूअस थी क्योंकि कुछ जगह पर आपकी एक्साइन एब्सेंट थी, और उस रीजन को बोला था जर्म पोर। तो जर्म पोर प्रेजेंट ऑन एक्साइन, जर्म पोर वो रीजन जहां पर एक्साइन एब्सेंट है, स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट है, उस रीजन को जर्म पोर बोला था। तो एक्साइन किसकी बनी थी? एक्साइन एक ऑर्गेनिक नॉन बायोडिग्रेडेबल कंपाउंड की बनी थी, जिसको बोला था स्पोरोपोलेनिन। और याद करिए, स्पोरोपोलेनिन किसने दिया था? स्पोरोपोलेनिन टेपेटम ने दिया था। टेपेटम ने एक स्ट्रक्चर बनाया था जिसका नाम यूबिश बॉडी था, और यूबिश बॉडी के अंदर स्पोरोपोलेनिन स्टोर था।
टेपेटम ने एक स्ट्रक्चर बनाया था जिसका नाम यूबिश बॉडी था, और यूबिश बॉडी के अंदर एक स्ट्रक्चर था जिसको आपने स्पोरोपोलेनिन बोला था। तो एक्साइन बनाने के लिए स्पोरोपोलेनिन टेपेटम देता है इन दी फॉर्म ऑफ यूबिश बॉडी। एक्साइन बनाने के लिए स्पोरोपोलेनिन टेपेटम देता है इन दी फॉर्म ऑफ यूबिश बॉडी। बिल्कुल सही है। स्पोरोपोलेनिन हाईली रेजिस्टेंट है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। आप हाई टेम्परेचर दोगे, एसिड दोगे, एल्कली दोगे, एंजाइम दोगे, एक्साइन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कहेगा मुझे तो कोई डिग्रेड कर ही नहीं सकता है। और इसलिए पॉलन ग्रेन, सर इतने सालों तक मेरे गार्डन में एक पॉलन ग्रेन मिली सर, 400-500 साल पुरानी पॉलन ग्रेन है सर, अभी तक फॉसिल की फॉर्म में प्रेजेंट है सर, अभी तक खराब नहीं हुई सर मेरी पॉलन ग्रेन, 500 साल हो गए सर अभी तक डिग्रेड नहीं हुई। क्यों नहीं हुई बाबू? सर इसलिए नहीं हुई कि पॉलन ग्रेन अभी तक प्रिजर्व रही। अरे क्यों प्रिजर्व रही? क्योंकि उसके पास एक्साइन है, और एक्साइन स्पोरोपोलेन की बनी है। दुनिया में कोई भी ऐसा पैदा नहीं हुआ जो स्पोरोपोलेन को डिग्रेड कर सके। ओ माय गुडनेस। एंटाइन इनर लेयर थिन कॉन्टिन्यूअस किसका बना है? पैक्टिन एंड सेलुलोज का बना है। पॉलन ग्रेन एंटाइन खुद बनाती है। एक्साइन बनाने के लिए जो माल लेती है वो टेपेटम से लेती है। बिल्कुल समझ में आ गया होगा, यहां आपको समझ में आ गया होगा। एनसीईआरटी पूछती है Why एक्साइन is so hard and thick? एक्साइन हार्ड और थिक इसलिए है क्योंकि आप पॉलन ग्रेन को एडवर्स कंडीशन में, हार्श कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन में प्रोटेक्ट कर सकते हो। What is the function of germ pore? ये मास्टर दीननाथ चौहान ने आपको नहीं बताया था, तो जब बताया ही नहीं तो फिर इसका रिवीजन कैसे? ये तो आज बताया जाएगा ताकि नेक्स्ट क्लास में इसका रिवीजन करेंगे। वेजिटेटिव सेल लार्ज है, इर्रेगुलर है। वेजिटेटिव सेल लार्ज है, इसका न्यूक्लियस इर्रेगुलर है, ये फूड मटेरियल को स्टोर करता है। जनरेटिव सेल स्मॉल है, स्पिंडल शेप सेल होती है। जनरेटिव सेल फ्लोट करता है साइटोप्लाज्म और वेजिटेटिव सेल में, इसका साइटोप्लाज्म डेंस है और ये सिंगल न्यूक्लियस है। बिल्कुल सही। अब आपको यहां पे बताया गया था कि आपकी माइक्रोस्पोर बनी 4 और ये माइक्रोस्पोर किस में कन्वर्ट हुई? ये माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट हुई, पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट हुई, ये आपको बताया गया था। फिर यहां पर, हां यहां पर था फ्लावर का एंड्रोशियम, का स्टेमन, का एंथर, एंथर में माइक्रोस्पोरेंजिया, या आपने बोला पॉलन सैक, वहां पर आपकी कौन सी सेल है? एमएमसी। माइक्रोस्पोरेंजिया में है एमएमसी। तो अब आप देखिएगा वहां पर किसका फॉर्मेशन होगा? पॉलन ग्रेन का, या फिर किसका फॉर्मेशन होगा? माइक्रोस्पोर का। हे एमएमसी, हां आप कितने हैं? बोला ए रही एक एमएमसी। कितनी भी एमएमसी हो सकती है, 20 हो, 50 हो, 100 हो, 500 हो, 1000 हो, कितनी भी एमएमसी हो सकती है। हम आपको बता रहे हैं कि एक एमएमसी में क्या होगा। एक एमएमसी में एक मियोसिस हुआ तो कितने माइक्रोस्पोर बने? 4 माइक्रोस्पोर बने। बिल्कुल सही है। इसके अंदर माइटोसिस हुआ तो कितनी पॉलन ग्रेन बनी? एक पॉलन ग्रेन बनी। और एक पॉलन ग्रेन में कितनी सेल थी? 2 सेल थी। मतलब जब 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 दिल मिले दिल मिले दिल मिले, यहां देखिए, तू कौन है? मैं पॉलन ग्रेन हूं। जब माइक्रोस्पोर 2 सेल में पहुंच जाए तो उसको पॉलन ग्रेन बोलते हैं।
ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें वेजिटेटिव सेल है, जनरेटिव सेल है, उसको पॉलन ग्रेन बोलते हैं। तू पॉलन ग्रेन है, नहीं नहीं नहीं, तू पॉलन ग्रेन है, तू माइक्रोस्पोर नहीं है, तू पॉलन ग्रेन है। मैं पॉलन ग्रेन हूं, ठीक है, मैं पॉलन ग्रेन हूं, मैं पॉलन ग्रेन हूं, मैं पॉलन ग्रेन हूं। मैं किससे बनी हूं? मैं माइक्रोस्पोर से बनी हूं। हम कितनी माइक्रोस्पोर है? हम 4 माइक्रोस्पोर हैं। एक माइक्रोस्पोर में एक माइटोसिस हुआ, एक पॉलन ग्रेन, इसमें माइटोसिस हुआ, दूसरी पॉलन ग्रेन, इसमें माइटोसिस हुआ, तीसरी पॉलन ग्रेन, इसमें माइटोसिस हुआ, चौथी पॉलन ग्रेन। जितनी माइक्रोस्पोर उतनी पॉलन ग्रेन, जितनी माइक्रोस्पोर उतनी पॉलन ग्रेन, जितनी माइक्रोस्पोर उतनी पॉलन ग्रेन। तो मुझे बताओ, मुझे बताओ, a mature pollen grain contain 2 cell, VC and GC, vegetative cell, generative cell. Number of meiotic and mitotic division required for formation of one pollen grain. एक pollen grain बनाने के लिए एक माइटोसिस, एक मियोसिस, एक माइटोसिस, एक मियोसिस, एक माइटोसिस, एक मियोसिस। आंसर गया एक मियोसिस, एक माइटोसिस। बिल्कुल सही है। नंबर ऑफ मियोटिक एंड माइटोटिक डिवीजन रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ 4 पॉलन ग्रेन। कि सर 4 पॉलन ग्रेन के लिए कितने मियोसिस? 1। कितने माइटोसिस? 4। बिल्कुल सही, 4 माइटोसिस, 1 मियोसिस, 4 माइटोसिस, 1 मियोसिस, 4 पॉलन ग्रेन, 4 माइटोसिस, 1 मियोसिस, 4 पॉलन ग्रेन। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब ध्यान से समझिएगा, ये जो पॉलन ग्रेन है, ये स्टैमन के पॉलन सैक से रिलीज होगी और कहां जाएगी? स्टिग्मा पे जाएगी। कहां जाएगी? स्टिग्मा पे जाएगी। और इस प्रोसेस को बोलेंगे पॉलिनेशन। ये जो पॉलन ग्रेन है, जो 2 सेल स्टेज में है, जिसमें वेजिटेटिव सेल है, जनरेटिव सेल है, ये पॉलन ग्रेन अपने एंथर के पॉलन सैक से निकल के अपने फ्लावर के स्टिग्मा पे भी जा सकती है और किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में भी जा सकती है। ये अपने फ्लावर के स्टिग्मा पे भी जा सकती है या फिर ये किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे भी जा सकती है। तो पॉलन ग्रेन ने अपना घर छोड़ दिया, अपने एंथर को छोड़ दिया, अपने पॉलन सैक को छोड़ दिया और स्टिग्मा पर आ गई। 60% फ्लावरिंग प्लांट में, 60% फ्लावरिंग प्लांट में पॉलन ग्रेन एंथर से तब निकलती है जब वो 2 सेल स्टेज में होती है। उसमें वेजिटेटिव सेल होता है, जनरेटिव सेल होता है। यहां तक मैंने आपको पढ़ाया था। अगर आपको यहां तक समझ में आया तो आप सब लोग चैट बॉक्स में यस लिख दीजिए, चैट बॉक्स में यस लिख दीजिए। अब कहानी आगे बढ़ेगी और आज का लेक्चर फिर से बनाया जाएगा। यस लिख दीजिए। लिख दीजिए यस, यस लिख दीजिए। ओके ओके, आप बिल्कुल तैयार हो जाओ। आज का जो लेक्चर होगा वो कल के लेक्चर के कंपेयर में बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं होगा, इजी होगा, क्योंकि आज जो हमें टॉपिक कवर करने हैं वो टॉपिक बहुत इजी हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चीजों को स्टार्ट करते हैं। टुडेज टारगेट पॉलन ग्रेन। बहुत ध्यान से समझना, एक एक चीज बताई जाएगी, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से, पूरा अच्छे से बेसिक से सीन बनाऊंगा एकदम। सर 60% फ्लावरिंग प्लांट में, इन 60% फ्लावरिंग प्लांट, इन 60% फ्लावरिंग प्लांट, ये लास्ट लाइन थी सर जहां आपने कल का लेक्चर खत्म किया था। इन 60% फ्लावरिंग प्लांट पॉलिनेशन, पॉलिनेशन का मतलब होता है रिलीज ऑफ pollen
grain from एंथर। और पॉलन ग्रेन तब रिलीज होगी जब एंथर टूटेगा। एंथर के टूटने को बोलते हैं डेहिसेंस। लिखने का पूरा मौका दिया जाएगा। डेहिसेंस ऑफ एंथर। डेहिसेंस ऑफ एंथर का मतलब होता है ब्रेकिंग ऑफ एंथर, बर्स्टिंग ऑफ एंथर। तो इन 60% फ्लावरिंग प्लांट, बिल्कुल फोकस रखिएगा, बिल्कुल फोकस रखिएगा। अरे अभी तो स्टार्ट ही नहीं किया दीवाने, बिल्कुल फोकस रखिएगा, बिल्कुल। अरे कौन है ये एनसीईआरटी की रीडिंग? अबे टॉपिक तो कवर करने दे यार, कहां से आते हैं ये? अरे गोली मार दे रे, गोली मार दे रे। अरे दीवाने, क्लास अभी स्टार्ट हो रही है। जब ये टॉपिक खत्म होगा उसके बाद एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे। तू तो वो आदमी है, अगर तेरे घर में मम्मी ने कहा ना बेटा 3 रोटी बनी है, तू कहेगा मम्मी 1 रोटी और चाहिए। मम्मी कहेगी बेटा 1 रोटी कम खा ले, रात की बात है, आटा दोबारा गूंदना पड़ेगा। तू तो मां से दोबारा आटा भी गुंदवा देगा 1 रोटी के लिए। इतना खतरनाक दीवाना है तू। तो भाई मैं स्टार्ट कर रहा हूं, स्टार्ट करने दे। जिसने बीच में कुछ लिखा ना सीधा ब्लॉक करूंगा। स्टार्ट करने दे अभी। एनसीईआरटी की रीडिंग कर दो, एनसीईआरटी की रीडिंग कर दो। अबे पहले स्टार्ट तो करने दे, एनसीईआरटी की रीडिंग कर दो। इन 60% फ्लावरिंग प्लांट पॉलिनेशन मतलब रिलीज ऑफ पॉलन ग्रेन, रिलीज ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर। या मैं कहूं पॉलन ग्रेन एंथर से कब निकलेगी? जब एंथर टूटेगा। तो इन 60% फ्लावरिंग प्लांट पॉलिनेशन अकर एट 2 सेल स्टेज, 2 सेल स्टेज। और उनमें कौन कौन सी थी? उसमें एक थी आपकी वीसी और एक थी आपकी जीसी। और इसी को आप बोले थे, इसी को आप बोले थे मैच्योर पॉलन। इसी को आपने बोला मैच्योर पॉलन। तो अगर कोई आपसे पूछे कि मैच्योर पॉलन में, कोई आपसे पूछे कि मैच्योर पॉलन में कितनी सेल होती हैं, मैच्योर पॉलन में कितनी सेल होती हैं, तो आप कहेंगे मैच्योर पॉलन में हमारी 2 सेल होती हैं और उन सेल का नाम है वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। बिल्कुल सही। अब ध्यान से सुनिएगा, एकदम ध्यान से सुनिएगा। बट इन 40% फ्लावरिंग प्लांट, 40% फ्लावरिंग प्लांट, 40% फ्लावरिंग प्लांट में क्या होता है सर? 40% फ्लावरिंग प्लांट, देखिएगा आपके पास एक सेल थी। इस सेल को आप बोले थे, इस सेल को आप बोले थे वेजिटेटिव सेल। एक्साइन इंटाइन नहीं बना रहा हूं, अभी एक्साइन इंटाइन नहीं बना रहा हूं। और ये सेल थी आपकी जिसको आप बोले थे जनरेटिव सेल। और ये था आपका न्यूक्लियस ऑफ जनरेटिव सेल। बिल्कुल सही है। और यहां पर ये आपका था साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। इसको आप बोले थे साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। तो यहां तक आप पढ़ चुके थे, यहां तक आप पढ़ चुके थे। बिल्कुल सही है, यहां तक आप पढ़ चुके थे। अब आप देखिए क्या होगा, अब आप देखिए क्या होगा। ये स्ट्रक्चर कहां प्रेजेंट है? ये स्ट्रक्चर आपका प्रेजेंट है पॉलन सैक में। ये स्ट्रक्चर आपका प्रेजेंट है पॉलन सैक में, पॉलन सैक में। अब क्या होगा देखिएगा, 40% फ्लावरिंग प्लांट में ये पॉलन ग्रेन, 40% फ्लावरिंग प्लांट में
ये पोलन ग्रेन अभी बाहर नहीं आई, अभी ये पोलन ग्रेन बाहर नहीं आई। इन 40% फ्लावरिंग प्लांट ये जो पोलन ग्रेन है, इस पोलन ग्रेन का जो जनरेटिव सेल है, कौन सा सेल? जनरेटिव सेल है। इस पोलन ग्रेन का जो जनरेटिव सेल है वो माइटोसिस करेगा। क्या करेगा? माइटोसिस करेगा। और माइटोसिस करके वो दो सेल बनाएगा। पहली जो सेल बनाएगा उसका नाम है मेल गैमेट, और जो दूसरी सेल बनाएगा उसका नाम भी है मेल गैमेट। पोलन ग्रेन हैप्लॉइड थी, मतलब वो आपकी एन थी। तो वीसी भी आपकी एन है, जीसी भी आपकी एन है। पोलन ग्रेन हैप्लॉइड थी तो इसकी जो सेल हुई वो भी हैप्लॉइड हुई। वेजिटेटिव सेल भी हैप्लॉइड, जनरेटिव सेल भी हैप्लॉइड। तो जनरेटिव सेल हैप्लॉइड है और वो माइटोसिस करेगी। जब भी किसी हैप्लॉइड सेल में माइटोसिस होता है तो दो हैप्लॉइड सेल बनती हैं, तो जो दो मेल गैमेट बने ये भी हैप्लॉइड हो गए और ये भी हैप्लॉइड हो गए। तो अब आप देखिए, जनरेटिव सेल ने डिवाइड करके दो मेल गैमेट बना लिए, बना लिए। तो अब जो डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा? वो बनेगा, ये है आपकी वेजिटेटिव सेल, बिल्कुल सही है। और इसके अंदर ये है आपका न्यूक्लियस ऑफ वेजिटेटिव सेल, बिल्कुल सही है। और ये है इसके अंदर आपका साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल, बिल्कुल सही है। और इसके अंदर आपको अब जनरेटिव सेल नहीं दिख रही, आपको दिख रहा है मेल गैमेट, कितने मेल गैमेट दिख रहे हैं? आपको दो मेल गैमेट दिख रहे हैं, अभी इसके बाद मैं आपको सबका प्लॉडी लेवल एक साथ दिखाऊंगा। एपिडर्मिस का, एंडोथीशियम का, मिडिल लेयर का, टेपेटम का, सबका एक साथ दिखाऊंगा। तो जो अननेसेसरी चैट मत करो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, मैं बता रहा हूं बर्बाद हो जाओगे, खून के आंसू रोगे, तड़पोगे। यहां समझो, मेरी फिर गई तो 2-4 को निपटा दूंगा। यहां समझो, मेल गैमेट कितने मेल गैमेट? 2 मेल गैमेट। तो अब बताइए दिस पोलन ग्रेन ये कितनी सेल में पहुंच गई? दिस पोलन ग्रेन रीच एट 3 सेल स्टेज, ये पोलन ग्रेन 3 सेल स्टेज में पहुंच गई। बताओ इसके अंदर 3 सेल कौन कौन सी हैं? बताओ। इसमें एक तो है आपकी वेजिटेटिव, और मेल गैमेट कितने हैं? मेल गैमेट हैं 2। तो टोटल सेल कितनी हुई? टोटल सेल हो गई 3। Now this pollen grain reach at 3 cell stage. This pollen grain reach at 3 cell stage. एक सेल का नाम वीसी और 2 सेल का नाम मेल गैमेट। सर जनरेटिव सेल कहां गया? अबे जनरेटिव सेल में ही तो माइटोसिस हुआ, जिसकी वजह से 2 मेल गैमेट बने। अच्छा, जनरेटिव सेल ने माइटोसिस करके 2 मेल गैमेट बनाए। हाँ, तो सर मेल गैमेट 2 हो गए,
वेजिटेटिव सेल एक हो गया, तो टोटल कितने हो गए? 3 हो गए। टोटल कितने हो गए? 3 हो गए। बिल्कुल सही है। तो 40% फ्लावरिंग प्लांट में, 40% फ्लावरिंग प्लांट में, इन 40% फ्लावरिंग प्लांट pollination occur at 3 cell stage, occur at 3 cell stage। 40% फ्लावरिंग प्लांट में पॉलन ग्रेन एंथर से तब निकलेगी जब उसमें कितनी सेल होंगी? 3, एक वेजिटेटिव और 2 मेल गैमेट। 2 मेल गैमेट कहां से आए? जनरेटिव सेल के डिवीजन की वजह से आए, जनरेटिव सेल के डिवीजन की वजह से आए। तो फिर से समझिएगा, आपके पास थी पॉलन ग्रेन, उसमें एक थी वेजिटेटिव सेल, दूसरी थी जनरेटिव सेल। बिल्कुल सही है। 60% फ्लावरिंग प्लांट में इस तरह की पॉलन ग्रेन एंथर से बाहर निकल जाती हैं, बट 40% फ्लावरिंग प्लांट में क्या होता है? इस पॉलन ग्रेन में जो जनरेटिव सेल होती है वो माइटोसिस करती है और 2 मेल गैमेट बना लेती है। तो टोटल सेल का नंबर हो गया 3, जिसमें एक है वीसी और 2 है मेल गैमेट। तो टोटल सेल कितनी हो गई? 3। तो 40% फ्लावरिंग प्लांट में पॉलन ग्रेन अपने घर से तब निकलेगी, पॉलिनेशन तब होगा जब उसमें कितनी सेल स्टेज होंगी? 3 सेल स्टेज होगी। यहां तक समझ में आया तो यस लिखिए। यहां तक समझ में आया दिल बनाइए। यहां तक समझ में आया तो दिल बनाइए। दिल की बारिश कर दीजिए अगर यहां तक समझ में आया। दिल की बारिश कर दीजिए यहां तक समझ में आया तो। यहां तक समझ में आया तो दिल की बारिश कर दीजिए। ओके, दिल की बारिश हो गई है, दिल की बारिश हो गई है, दिल की बारिश हो गई है, दिल की बारिश हो गई है। बिल्कुल सही है। अब एक स्लाइड और भरने दो फिर लिखेंगे, एक स्लाइड और भरने दो फिर लिखेंगे, एक स्लाइड भरने दो फिर लिखेंगे, एक स्लाइड भरने दो फिर लिखेंगे। तो आप देखिएगा, आप देखिएगा, आपके पास एक माइक्रोस्पोर मदर सेल है, आपके पास एक माइक्रोस्पोर मदर सेल है। मैं फिर कह रहा हूं, चीजों को क्लियर रखिए। ये स्लाइड भरने के बाद मैं आपको प्रीवियस स्लाइड पे लेके जाऊंगा और आपको 2 मिनट का समय दूंगा। हर स्लाइड पे आप प्रॉपर नोट्स लिखिएगा। और कल मैंने आपकी क्लास 10 मिनट ज्यादा ली थी, आज मैं आपकी क्लास 5 मिनट पहले खत्म करूंगा। तो आप देख लीजिएगा यहां पर एमएमसी। तो इस एमएमसी में आपका क्या हुआ था? आपका हुआ था मियोसिस। मियोसिस की वजह से आपकी कितनी माइक्रोस्पोर बनी थी? बताइए कितनी माइक्रोस्पोर बनी थी? आपकी बनी थी माइक्रोस्पोर 4। बिल्कुल सही है, आपकी 4 माइक्रोस्पोर बनी थी। बिल्कुल सही है। और ये सब एन थी, ये भी एन थी, ये भी एन थी और ये भी एन थी। बिल्कुल सही। फिर इसके अंदर आपका हुआ था माइटोसिस। तो जब आपका इसके अंदर माइटोसिस हुआ, यहां भी माइटोसिस हुआ, यहां भी माइटोसिस हुआ और यहां भी माइटोसिस हुआ, तो क्या हुआ? माइटोसिस होने के बाद, माइटोसिस होने के बाद आपकी बनी थी पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन। और वो पॉलन ग्रेन कितनी सेल स्टेज की थी? वो पॉलन ग्रेन 2 सेल स्टेज की थी। बिल्कुल सही है। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं। ये पॉलन ग्रेन 2 सेल स्टेज, ये पॉलन ग्रेन 2 सेल स्टेज, ये पॉलन ग्रेन 2 सेल स्टेज। तो अब आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए टोटल पॉलन ग्रेन कितनी बनी? 4 पॉलन ग्रेन, 4 पॉलन ग्रेन, 4 पॉलन ग्रेन। तो टोटल पॉलन ग्रेन जो बनी थी वो आपकी 4 बनी थी। अब देखिए, इस पॉलन ग्रेन के जनरेटिव सेल में माइटोसिस हुआ, फिर से माइटोसिस हुआ, फिर से माइटोसिस हुआ, फिर से माइटोसिस हुआ। किसमें माइटोसिस हुआ?
माइटोसिस इन जनरेटिव सेल, माइटोसिस इन जनरेटिव सेल, माइटोसिस इन जनरेटिव सेल, माइटोसिस इन जनरेटिव सेल। तो आपकी जो पोलन ग्रेन है, आपकी जो पोलन ग्रेन है उसमें कितनी सेल आ गई? उसमें आ गई आपकी 3 सेल, उसमें आपकी आ गई है 3 सेल, उसमें आपकी आ गई है 3 सेल। तो आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, ये आपकी 4 पोलन ग्रेन है, ये आपकी 4 पोलन ग्रेन है, बिल्कुल सही है। कितनी सेल वाली है? 3 सेल वाली है। ये कितनी सेल वाली है? 2 सेल वाली है। इसको एनसीईआरटी में लिखा है मैच्योर पोलन ग्रेन, इसको एनसीईआरटी में लिखा है मैच्योर पोलन ग्रेन। तो आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, इसको देखकर आप मुझे बताइए कि एक पोलन ग्रेन जो 3 सेल स्टेज में है उसको बनाने के लिए कितने माइटोसिस चाहिए? बताइए, लिख के बताइए। एक पोलन ग्रेन जो 3 सेल स्टेज में है, जो 3 सेल स्टेज में है, उसको बनाने के लिए कितने माइटोसिस चाहिए? लिख के बताइए। कितने माइटोसिस चाहिए? लिख के बताइए, लिख के बताइए। कितने माइटोसिस चाहिए? लिख के बताइए। एक पोलन ग्रेन जो 3 सेल स्टेज में है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 2 माइटोसिस चाहिए, 2 माइटोसिस चाहिए, 2 माइटोसिस चाहिए, बिल्कुल सही। तो बच्चों, मैच्योर पोलन ग्रेन का एक और नाम होता है जिसको आप बोलते हैं इमैच्योर मेल गैमेटोफाइट। इसका एक और नाम है जिसको आप बोलते हैं इमैच्योर मेल गैमेटोफाइट। और 3 सेल पोलन ग्रेन का एक और नाम होता है मैच्योर मेल गैमेटोफाइट, मैच्योर मेल गैमेटोफाइट, मैच्योर मेल गैमेटोफाइट। तो बच्चों, मैच्योर पोलन ग्रेन या इमैच्योर मेल गैमेटोफाइट को बनाने के लिए एक मियोसिस एक माइटोसिस, एक मैच्योर मेल गैमेटोफाइट बनाने के लिए, एक मैच्योर मेल गैमेटोफाइट बनाने के लिए 2 माइटोसिस एक मियोसिस, 2 माइटोसिस एक मियोसिस। ये कितने मैच्योर मेल गैमेटोफाइट है? बताइए, ये कितने मैच्योर मेल गैमेटोफाइट है? ये 4 मैच्योर मेल गैमेटोफाइट है, ये 4 इमैच्योर मेल गैमेटोफाइट है। 4 पोलन ग्रेन, 4 मैच्योर पोलन ग्रेन इक्विवेलेंट टू 4 इमैच्योर मेल गैमेटोफाइट। 4 इमैच्योर मेल गैमेटोफाइट मतलब वो पोलन ग्रेन जो 2 सेल स्टेज में है। इस पोलन ग्रेन का नाम है इमैच्योर मेल गैमेटोफाइट, इस पोलन ग्रेन का नाम 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 मैच्योर 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 मेल गैमेटोफाइट। तो मुझे बताइए, 4 मैच्योर मेल गैमेटोफाइट बनाने के लिए कितनी बार माइटोसिस? 4 मैच्योर मेल गैमेटोफाइट बनाने के लिए कितने माइटोसिस? कितने माइटोसिस? 4 मैच्योर मेल गैमेटोफाइट बनाने के लिए कितने माइटोसिस? कितने माइटोसिस? कितने माइटोसिस? कितने माइटोसिस? लिख के बताइए, लिख के बताइए। कितने माइटोसिस? लिख के बताइए, लिख के बताइए। 8 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 4 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 8। 4 मैच्योर मेल गैमेटोफाइट तब बनेंगे जब 8 माइटोसिस होंगे, तब 8 माइटोसिस होंगे, 8 माइटोसिस होंगे। 4 4 4 माइटोसिस हुए तो 4 पोलन ग्रेन बने 2 सेल स्टेज वाले, 4 मैच्योर पोलन ग्रेन बने, 4 इमैच्योर मेल गैमेटोफाइट बने। इसकी पोलन ग्रेन के जनरेटिव सेल में माइटोसिस हुआ तो पोलन ग्रेन 3 सेल स्टेज में पहुंच गई। तो यहां 4 पोलन ग्रेन बनी 3 सेल स्टेज वाली और 4 पोलन ग्रेन मतलब 4 मैच्योर मेल गैमेटोफाइट।
तो यहां तक पहुंचने में कितने माइटोसिस हुए? 4 और 4 8 माइटोसिस हुए, 8 माइटोसिस हुए, 8 माइटोसिस हुए। तो अगर मैं आपसे कहूं कि अगर मैं आपसे कहूं कि टोटल नंबर ऑफ, पहले इतना लिखिए, फिर मैं आगे बताऊंगा। जो मैंने अभी आपको बोला मैं आगे बताऊंगा, अभी बताऊंगा। पहले आप इतना लिखिए आप आराम से लिखिए, फिर मैं आपको वो स्टेटमेंट लिखाऊंगा जो मैंने अभी बोले। जो स्टेटमेंट मैंने अभी बोले वो मैं आपको लिखाऊंगा। पहले आप इतना लिखिए, फटाक से लिखिए, पहले आप इतना लिखिए। अभी घबराना मत, टॉपिक खत्म नहीं हुआ है। आपके दिमाग में जो भी सवाल आ रहे हैं सब क्लियर करूंगा, 15 मिनट में सब क्लियर करूंगा, 15 मिनट में सब क्लियर करूंगा। अभी आप इतना लिखिए। डन डन डन। 1 मिनट और ले लीजिए, 1 मिनट और ले लीजिए, जिनका छूट गया होगा 1 मिनट और ले लीजिए। घबराना नहीं, तुम घबरा जाते हो बस। भाई लेक्चर पूरा कहां हुआ? अभी अभी तो लेक्चर अधूरा है, अभी सारी चीजें थोड़ी ना समझ में आएंगी। अभी लेक्चर को आगे चलने दो, अभी मैं इसमें से और निचोड़ निकालूंगा। अभी थोड़ी ना एकदम से मजा आएगा, अभी देखो धीरे धीरे सीन बनाऊंगा एकदम। अरे वो नशा ही क्या दीवाने जो एकदम से चढ़ जाए। नशा वो है जो धीरे धीरे पीक पे लेके जाएगा, पढ़ाई का नशा। पूरा करूंगा, क्लास खत्म होने दे, उससे पहले कच्चर पच्चर नहीं करना, क्लास खत्म होने दे अभी। ये ले, ये भी लिख, ये भी लिख। अभी इसमें से स्टेटमेंट के कंक्लूजन निकालूंगा, अभी देखना कितना मजा आएगा। ले लो, 1 मिनट और ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, 1 मिनट और ले लो। कल तुमने मुझे 10 मिनट एक्स्ट्रा दिए थे, आज मैं तुम्हें 10 मिनट पहले छोड़ दूंगा। क्या है ना, हिसाब बराबर होना चाहिए। कल को मान लो मुझे नेक्स्ट क्लास में 10-15 मिनट एक्स्ट्रा लेने पड़े तो मैं बोल तो सकूंगा कि बेटा मुझे चाहिए, और आप मना भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम हिसाब बराबर रखेंगे। बढ़ू आगे, आगे बढ़ू, डन डन डन, आगे बढ़ू बढ़ू बढ़ू, ठीक है। देख लो बेटा, पूरा मौका दिया जा रहा है लिखने का। अब मैंने आपसे बोला नंबर ऑफ meiotic and mitotic, number of meiotic and mitotic division required for formation of pollen grain which is at 3 cell stage। बताओ क्या आंसर होगा? एक पॉलन ग्रेन
जो कि 3 सेल स्टेज में है उसको बनाने के लिए कितने मियोसिस और कितने माइटोसिस बताइए, कितने मियोसिस और कितने माइटोसिस बताइए। एक पॉलन ग्रेन जो 3 सेल स्टेज में है उसको बनाने के लिए कितने माइटोसिस, 2 माइटोसिस, 1 मियोसिस। एक माइटोसिस माइक्रोस्पोर के न्यूक्लियस में, दूसरा माइटोसिस पॉलन ग्रेन के जनरेटिव न्यूक्लियस में, दूसरा माइटोसिस पॉलन ग्रेन के जनरेटिव न्यूक्लियस में, पहला माइटोसिस माइक्रोस्पोर के न्यूक्लियस के अंदर, दूसरा माइटोसिस पॉलन ग्रेन के जनरेटिव सेल के अंदर। तो कितना मियोसिस? अरे तुमने तो बाढ़ बना दी। 1 मियोसिस 2 माइटोसिस, बिल्कुल सही है। 1 मियोसिस और 2 माइटोसिस, बिल्कुल सही है। 1 मियोसिस और 2 माइटोसिस, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन, नंबर ऑफ मियोटिक, नंबर ऑफ meiotic and mitotic division required for the formation of, यहां से इसको कॉपी कर लेते हैं, यहां पर ले आते हैं, ऐसे करके कॉपी कर लेते हैं और आप बताइएगा, आप बताइएगा नंबर ऑफ meiotic and mitotic division required for the formation of 4 pollen grain which is at 3 cell stage, which is at 3 cell stage. Number of meiotic and mitotic division required for the formation of 4 pollen grain which is at 3 सेल स्टेज। बताओ कितने? अरे शाबाश, अरे बाबा, अरे बाबा, अरे बाबा, गजब, ये बाबा, ये बात मैं पीछे मुड़ के देखा चैट बॉक्स में 1 8। अरे बाबा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, 1 मियोसिस और 8 माइटोसिस, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मतलब आप इस तरह के क्वेश्चन कर लेंगे, बिल्कुल सही है, आप इस तरह के क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में आ गई, बिल्कुल सही है। अब ये आपको चीज समझ में आ गई तो मैंने यहां पर एक लाइन खींच ली। अब सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। पॉलन ग्रेन को एनसीईआरटी में क्या लिखा है? पॉलन ग्रेन को एनसीईआरटी में लिखा है कि पॉलन ग्रेन जो कि हैप्लॉइड है रिप्रेजेंट मेल गैमेटोफाइट। पॉलन ग्रेन वो स्ट्रक्चर है जो आगे जाके क्या प्रोड्यूस करता है? पॉलन ग्रेन में जो जनरेटिव सेल है, पॉलन ग्रेन की जो जनरेटिव सेल है वो प्रोड्यूस करती है मेल गैमेट, मेल गैमेट। तो गैमेटोफाइट वो स्ट्रक्चर होता है जो गैमेट प्रोड्यूस करता है। गैमेटोफाइट वो स्ट्रक्चर होता है जो गैमेट प्रोड्यूस करता है। तो गैमेटोफाइट का मतलब क्या हुआ? गैमेटोफाइट का मतलब हुआ वो स्ट्रक्चर विच प्रोड्यूस मेल गैमेट, विच प्रोड्यूस मेल गैमेट। तो पॉलन ग्रेन को आपने मेल गैमेटोफाइट क्यों बोला? क्योंकि पॉलन ग्रेन का जनरेटिव सेल मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है, पॉलन ग्रेन का जनरेटिव सेल मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है, इसलिए पॉलन ग्रेन को मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। गैमेटोफाइट वो स्ट्रक्चर जो मेल गैमेट प्रोड्यूस करे, तो पॉलन ग्रेन को मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। ये एनसीईआरटी की लाइन थी जो हमारी कल पेंडिंग थी। यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया तो दिल बना दीजिए, यहां तक समझ में आया तो दिल बना दीजिए। पोल इज नॉट वर्किंग, बच्चे लिख रहे हैं पोल इज नॉट वर्किंग, सॉरी फॉर द इनकॉन्वीनियंस, पोल इज नॉट वर्किंग।
नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिख दीजिए कि पोल वर्क नहीं कर रहा है, पोल इज नॉट वर्किंग। यहां तक समझ में आया तो दिल बना दीजिए, यहां तक समझ में आया दिल बना दीजिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो अभी मैं आपको लिखने का समय दूंगा, अभी मैं आपको लिखने का समय दूंगा, इसके बाद मैं आपको लिखने का समय दूंगा। घबराना नहीं, घबराना नहीं। अब आपसे किसी ने पूछा प्लॉयडी लेवल, कि आप प्लॉयडी लेवल बताइए। अभी तक आपने जितनी चीजें पढ़ी प्लॉयडी लेवल पढ़ाइए। सबसे पहले आपने पढ़ा एपिडर्मिस, फिर आया आपका एंडोथीशियम। सबका प्लॉयडी लेवल बताऊंगा, एक साथ बताऊंगा। अब घबराना मत, तुम घबरा जाते हो तो काम खराब हो जाता है। सबका प्लॉयडी लेवल बताऊंगा, सबका प्लॉयडी लेवल बताऊंगा, बस घबराना नहीं, घबराना नहीं। टेपेटम, उसके बाद आया आपका स्पोरोजिनस टिश्यू। क्या होता है ना बेटा, हर चीज सीक्वेंस में चलती है। आप सोचो कि सर ये पढ़ा रहे हैं, इसमें ये टर्मिनोलॉजी है, इसका मतलब भी अभी बता दें, ऐसा नहीं होता। हर चीज, डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन हार्ड वर्क। ठीक है, डायरेक्शन बहुत जरूरी है। ठीक है, स्पोरोजिनस टिश्यू, फिर मैं आपको बोला पोलन मदर सेल, मैं आपको बोला माइक्रोस्पोर मदर सेल। एक एक चीज, तुम एक चीज नोट करो, मेरी चौथी क्लास है, अभी तक मैंने आज पहली बार गैमेटोफाइट वर्ड यूज किया तुम्हारे सामने। अभी तक गैमेटोफाइट वर्ड यूज नहीं किया था, और ना ही अभी तक स्पोरोफाइट वर्ड यूज किया। हर चीज का एक तरीका होता है, अगर पहली क्लास में करता तो तुम्हें समझ नहीं आता, अब आएगा समझ, देखना। माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल बिल्कुल सही है। माइक्रोस्पोर मदर सेल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। पोलन मदर सेल हो गया, माइक्रोस्पोर मदर सेल हो गया, बिल्कुल सही है। मैं आपको बोला रूट बोला, मैं आपको स्टेम बोला, मैं आपको क्या बोला, लीव्स बोला। इसके अलावा मैं आपको बोला पोलन ग्रेन बोला, मैं आपको क्या बोला, माइक्रोस्पोर बोला, मैं आपको बोला माइक्रोस्पोर बोला, और मैं क्या बोला, वेजिटेटिव सेल बोला दीवाने, और दूसरा मैं बोला जनरेटिव सेल बोला, और मैं क्या बोला, मेल गैमेट्स बोला। इतने नाम मैं अभी आपके लिए बोला, इतने सारे नाम मैंने आपको बोला। अब आपको एक आम का पेड़ दिखा, ये रहा आम का पेड़, ये रहा आम का पेड़। आम के पेड़ में आपको रूट दिख गई, आम के पेड़ में आपको स्टेम दिख गई, आम के पेड़ में आपको लीफ दिख गई, आपको लीफ दिख गई, बिल्कुल सही है। अब ध्यान से सुनिएगा, एकदम ध्यान से सुनिएगा, एकदम। अब आप बताइए, पोलन ग्रेन हैप्लॉइड थी या डिप्लॉइड थी? सर पोलन ग्रेन हैप्लॉइड थी, माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड थी, वेजिटेटिव सेल हैप्लॉइड है, जनरेटिव सेल हैप्लॉइड है, मेल गैमेट हैप्लॉइड है। अरे जब पोलन ग्रेन हैप्लॉइड है तो उसकी सेल भी तो हैप्लॉइड ही होंगी, तो वेजिटेटिव सेल भी हैप्लॉइड, जनरेटिव सेल भी हैप्लॉइड, मेल गैमेट भी हैप्लॉइड, बिल्कुल सही है। इस मेल गैमेट को आप स्पर्म भी बोल सकते हो, स्पर्म सेल भी बोल सकते हो। अब आप एक पेड़ में रूट देख रहे हो, स्टेम देख रहे हो और लीफ देख रहे हो। एक पेड़ में रूट देख रहे हो, स्टेम देख रहे हो, लीफ देख रहे हो। रूट 2n होता है, स्टेम 2n होता है, लीफ 2n होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल 2n है, पोलन मदर सेल 2n है, स्पोरोजिनस टिश्यू 2n है, टेपेटम 2n है, बाद में ये पॉलीप्लॉइड हो जाती है, 2n है, मिडिल लेयर 2n है, ये 2n है,
ये आपका 2n है। तो आपको समझ में आ गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। देखिए झटके में आपको इतने सारे प्लॉडी लेवल पता चल गए, इतने प्लॉडी लेवल पता चल गए। और जो भी डिप्लॉयड होते हैं, जो भी डिप्लॉयड होते हैं, उनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर, स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर। और जो हैप्लॉयड होते हैं उनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर, गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर, गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर। स्पोरोफिटिक, स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर, स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर। तो स्पोरोफिटिक से आपके दिमाग में क्या आया? स्पोरोफिटिक से आपके दिमाग में आया स्पोरोफाइट। गैमेटोफिटिक से आपके दिमाग में क्या आया? आपके दिमाग में आया गैमीटोफाइट। स्पोरोफाइट वो स्ट्रक्चर होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं स्पोर, जो प्रोड्यूस करते हैं स्पोर। किसने स्पोर प्रोड्यूस की? स्पोरोजिनस टिश्यू ने की, या आप बोलो पोलन मदर सेल ने की, या आप बोलो माइक्रोस्पोर मदर सेल ने की। वो स्ट्रक्चर जो गैमेट बनाते हैं, वो स्ट्रक्चर जो गैमेट बनाते हैं, वो स्ट्रक्चर जो गैमेट बनाते हैं, उनको बोलते हैं गैमेटोफिटिक। किसने बनाया गैमेट? जनरेटिव सेल ने। जनरेटिव सेल किसका पार्ट है? पोलन ग्रेन का। अरे आ गया होगा बाबा, अरे आ गया होगा। ये स्ट्रक्चर डिप्लॉयड हैं, ये सारे स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर हैं, ये स्ट्रक्चर हैप्लॉयड है, ये सारे गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर है। स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर से वर्ड आता है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। पोलन मदर सेल स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर है, माइक्रोस्पोर मदर सेल स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर है, स्पोरोजिनस टिश्यू स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर है। इन्होंने स्पोर प्रोड्यूस किया, पोलन ग्रेन हैप्लॉयड है, इन्होंने गैमेट प्रोड्यूस किया। ये गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर है, ये स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर है। यहां तक समझ में आया तो दिल की बारिश कर दीजिए, यहां तक समझ में आया तो दिल की बारिश कर दीजिए। ओके, आ रहा है, मतलब आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो आप मुझे बताइए, अगर आपसे पूछा किसी ने, अगर आपसे किसी ने कहा कि रूट में क्रोमोसोम नंबर 20 है, ये क्वेश्चन आपको दिया कि रूट में क्रोमोसोम नंबर 20 है, और आपसे पूछा इन सब में क्रोमोसोम का नंबर कितना होगा, इन सब में क्रोमोसोम का नंबर कितना होगा। अगर रूट में 20 है तो अब आप बताइए रूट कैसी है? रूट n है या 2n है? 2n है, रूट 2n है, मतलब 2n तुम्हें कितना दिया है? 20। तो बताओ पोलन ग्रेन में कितना क्रोमोसोम होगा? पोलन ग्रेन हैप्लॉइड है, 2n का आधा, 2n का आधा 10, माइक्रोस्पोर में 10, वेजिटेटिव सेल में 10, जनरेटिव सेल में 10, मेल गैमेट में 10। 2n 20 एपिडर्मिस डिप्लॉयड है, 2n 20 एपिडर्मिस डिप्लॉयड है, तो 2n कितना? 20, इसमें 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 कितना? 20। रूट में कितना दिया है? 20, स्टेम में कितना? 20, लीफ में कितना? 20। अगर आ गया समझ में, अगर समझ में आ गया है तो दिल बनाइए, समझ में आ गया तो दिल बनाइए, समझ में आ गया तो दिल बनाइए, समझ में आ गया तो दिल बनाइए। धीरे धीरे करके सब सिखाऊंगा, बट विश्वास रखना हर चीज का एक समय होता है, नशा वो नहीं जो एकदम से बढ़ जाए। अब आप मुझे बताइए,
मतलब एकदम से थोड़ी ना चीज समझ आएगी। जैसे मैं कोई टॉपिक समझा रहा हूं, वो समझाऊंगा, उसमें जब समझाऊंगा तो आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आएंगे, तो वो सवाल तभी तो क्लियर होंगे जब मैं उस टॉपिक को और थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा। एकदम से जज मत करना, एकदम से जज मत करना। मास्टर बहुत खतरनाक है। 12 साल का एक्सपीरियंस है, 36 साल हो गए, 36, आई एम 36 ईयर ओल्ड। ठीक है, तो बहुत मजा आएगा, मैं बता रहा हूं, बहुत मजा आएगा। मैंने तुम्हें कहा था ना, छोटे खेल नहीं खेले हमने। ये इतने बड़े बड़े बाल लेके घूम रहे हैं संजय दत्त वाले, खलनायक वाले, ऐसे थोड़ी ना घूम रहे बेटा, हैं? नायक नहीं, खलनायक है तू। हाँ भाई, लिखो पहले, इतना लिखो, इतना लिखो। ये लो, पहले इतना लिखो, लिखने का समय दिया जाएगा, लिखने का समय दिया जाएगा। थैंक यू भाई, दिल बनाने के लिए थैंक यू। लिखो पहले, इतना लिखो। मैं भी शराफत से जीता मगर लोगों ने मुझ जीने, शराफत से मगता था डर। लिखो, इतना लिखो, जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी लिखो। हंसो नहीं। मैं खलनायक नहीं हूं भाई। लिखो बेटा। लिखो लिखो लिखो, जल्दी जल्दी लिखो, शाबाश। क्या मांगता है रे दुनिया। डन 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 डन। रॉकी भाई। रॉकी भाई। एक्चुअली केजीएफ मूवी आई थी ना, तो मैंने उसका पहले दिन ही फर्स्ट शो लगाया, फिर अगले दिन फिर से फर्स्ट शो लगाया। फिर मैं रॉकी भाई से इतना प्रेरित हुआ, मैंने अपने बेटे का नाम यश रख दिया। देखो, ये लो, ये लिखिए, फटाफट लिखिए, इसको लिखिए। पूरा लिखने का समय दिया जाएगा। लिख रहे रे दीवाने, अरे लिख ले। जल्दी जल्दी लिखो बाबा, ए बाबा, जल्दी जल्दी लिखो रे, जल्दी जल्दी लिखो रे। डन 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 डन, जल्दी से डन लिख दो, डन लिख दो, जल्दी से डन लिख दो। ओके, हो गया, हो गया है तुझको तो याद सजना। हो गया बाबा, हो गया। ये लिखना बाबा, जल्दी लिखना। क्या करता रे, इसको बोलते हैं घोड़ा। यार ये तान दिया, जल्दी से लिख। ओके, हो गया, हो गया। अब एक हो गया आपको, ये आपको समझ में आ गया, ये आपको समझ में आ गया। अब आप देखिए, मान लीजिए ये एक प्लांट है, ये दूसरा प्लांट है, और ये तीसरा प्लांट है। तो इन तीनों प्लांट से, इससे आपको मिली पॉलन ग्रेन, इस प्लांट से आपको मिली पॉलन ग्रेन,
ऐसे ही आपको इससे पॉलन ग्रेन मिली, आपको इससे पॉलन ग्रेन मिली। तो इन तीनों पॉलन ग्रेन का, ऑल 3 पॉलन ग्रेन, इन तीनों पॉलन ग्रेन का जो कलर होगा, इन पॉलन ग्रेन का जो शेप होगा, साइज होगा, और इस पॉलन ग्रेन पर, इस पॉलन ग्रेन में क्या होगी, एक्साइन होगी। इस पॉलन ग्रेन में क्या होगी, एक्साइन होगी। इसमें भी क्या होगी, एक्साइन होगी। तो जो पैटर्न होगा, किसका पैटर्न, पैटर्न ऑफ एक्साइन, पैटर्न ऑफ एक्साइन। तीनों पॉलन ग्रेन में, तीनों पॉलन ग्रेन में हर पॉलन ग्रेन का कलर, हर पॉलन ग्रेन का शेप, उसका साइज, और पॉलन ग्रेन में एक्साइन का जो पैटर्न है, एक्साइन का जो डेकोरेशन है, एक्साइन की जो बनावट है, वो वेरी करेगी। मतलब डिफरेंट प्लांट की डिफरेंट पॉलन ग्रेन का शेप, उसका साइज, उसका कलर और उसका जो पैटर्न होता है वो डिफरेंट होता है। और जो एक्साइन होती है, एक्साइन जो होती है, उसका जो पैटर्न होता है काफी आकर्षित करता है, काफी फैसिनेटिंग होता है, आकर्षित करता है, काफी फैसिनेटिंग होता है। तो आपको यहां तक चीजें समझ में आ गई होंगी। अरे यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। फिर मैंने आपको बताया था कि जर्म पोर का फंक्शन क्या है। अभी सिर्फ इतना याद रखना कि जर्म पोर से पॉलन ट्यूब बाहर आती है। तो पॉलन ट्यूब कम्स आउट थ्रू जर्म पोर, थ्रू जर्म पोर। अब जर्म पोर से पॉलन ट्यूब बाहर कैसे आई, कौन सा स्ट्रक्चर है जो पॉलन ट्यूब बनाता है? सर पॉलन ग्रेन में से अचानक से जर्म पोर से एक पॉलन ट्यूब बाहर आ गई। सर कौन सा स्ट्रक्चर है जिसने पॉलन ट्यूब बनाई, और पॉलन ट्यूब बाहर क्यों आई? इसके लिए वेट करना पड़ेगा, इसके लिए वेट करना पड़ेगा, इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। बस इतना याद रखना, जर्म पोर से आपकी पॉलन ट्यूब बाहर आती है, जर्म पोर से आपकी पॉलन ट्यूब बाहर आती है। क्यों आती है? वेट करना पड़ेगा। क्यों आती है? वेट करना पड़ेगा। कौन सा स्ट्रक्चर है जो पॉलन ग्रेन का, वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो पॉलन ट्यूब बनाता है? उसके लिए वेट करना पड़ेगा, उसके लिए वेट करना पड़ेगा। तो बच्चों अब यहां तक समझ में आ गया। अब आ जाइए, अगर यहां तक समझ में आ गया है तो थोड़ा सा एनसीईआरटी की बातें कर लेते हैं। आ जाइए, आ जाओ सारे, आ जाओ सारे, आ जाओ। वेट करना बच्चों, हर चीज का एक समय होता है। देखिए मैंने आपको यहां पर जाके बताया, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट, यहां पर जाकर आपको बताया। तो हर चीज का एक समय होता है। आ जाइए, क्या आपको ये विजिबल है? क्या आपको ये विजिबल है? बच्चे मुझे कह रहे थे कि सर आप वो पेज लगा के लाया कीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, बच्चे कह रहे हैं पेज लगा के लाइए, तो पेज लगा के ले आते हैं। क्या आपको ये विजिबल है? बताइए मुझे। आपने फीडबैक दिया था कि पेज लगा के लाइए, तो मैं पेज लगा के लाया हूं। क्या आपको ये विजिबल है? क्या आपको ये विजिबल है? नोट करने का समय दूंगा, अभी नोट करने का समय दूंगा। विजिबल है, ठीक है। तो जैसे आपने कहा मैं वैसे कर कर आया हूं। देखिए, पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट। पॉलन ग्रेन वो स्ट्रक्चर है जो क्या प्रोड्यूस करता है? पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस मेल गैमेट, इसलिए इसको मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। और पॉलन ग्रेन का कौन सा स्ट्रक्चर है जो मेल गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करता है? उस सेल का नाम है जनरेटिव सेल। एक एक चीज बताऊंगा। इफ यू टच द ओपन एंटर ऑफ हिबिस्कस, हिबिस्कस को बोलते हैं चाइना रोज, चाइना रोज। अगर आप
हिबिस्कस के एंथर को टच करोगे, हिबिस्कस के एंथर को या हिबिस्कस के फ्लावर को टच करोगे तो आपके हाथ में येलो कलर का पाउडर आ जाएगा और इस येलो कलर के पाउडर को पॉलन ग्रेन बोलते हैं। बिल्कुल सही है। अब आपके हाथ में जो येलो कलर का पाउडर आ गया है, इस येलो कलर के पाउडर को आप क्या बोल रहे हैं? आप इसको बोल रहे हैं पॉलन ग्रेन। बिल्कुल सही है। एक एक वर्ड उधेड़ के रख दूंगा। अब आप एक ग्लास स्लाइड लीजिए, ये ले ली हमने एक ग्लास स्लाइड। बिल्कुल सही है। इस ग्लास स्लाइड पे आप पॉलन ग्रेन को डाल दीजिए, डाल दिया, और इसके ऊपर डाल दीजिए वाटर, इस पॉलन ग्रेन के ऊपर डाल दीजिए वाटर। ये हमने ले ली ग्लास स्लाइड, ये हमने ले ली ग्लास स्लाइड। बिल्कुल सही है। तो अब आप देखिए, स्प्रिंकल these grain on a drop of water taken on a glass slide and observe under, बड़ा कर लेते हैं, observe under a microscope, माइक्रोस्कोप में देखिए, you will really be amazed, oh my god, at the variety of architecture, size, shape, color, design seen on pollen grain। आप डिफरेंट डिफरेंट पॉलन ग्रेन को ग्लास स्लाइड पे रखिए और उन पॉलन ग्रेन का शेप ऑब्जर्व करिए, साइज ऑब्जर्व करिए और उनका कलर ऑब्जर्व करिए और उनका जो डिजाइन है उसको ऑब्जर्व करिए और आप काफी चकित हो जाएंगे। ओ माय गॉड। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद देखिए पैटर्न, देखिए पैटर्न, देखिए बाहर एक्साइन का पैटर्न, देखिए एक्साइन का पैटर्न, देखिए एक्साइन का पैटर्न, देखिए। ओ माय गुडनेस, ओ माय गुडनेस, इट्स सो फैसिनेटिंग, ओ माय गुडनेस। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। पूरा फील करा दूंगा यार, पूरा फील करा दूंगा, देखते जाना तुम। Pollen grain are generally spherical structure, 25 से 50 माइक्रोमीटर in diameter. It has a prominent two layer. Prominent का मतलब होता है clearly visible. The hard outer layer called exine is made up of sporopollenin, which is one of the most resistant organic material known. It can withstand high temperature and strong acid. बिल्कुल सही है। जो भी क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए करवाता हूं, पीपीटी में डालता हूं, आप उनको कॉपी में मत लिखिए, आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा। ऑलवेज रिमेंबर क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। आप उनको पीडीएफ की फॉर्म में मोबाइल में या अपने लैपटॉप में रखिए। अब आप देखिए, नोन, इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्कली। No enzyme that degrades sporopollenin is so far known. Pollen grain exine has prominent aperture called germ pore, where sporopollenin is absent. वो structure जहां sporopollenin absent है। Pollen grain are well preserved as fossil because of the presence of sporopollenin. The exine exhibit fascinating array of pattern and design. अभी आपको बताया था, हर पॉलन ग्रेन की जो एक्साइन है उसकी जो बनावट है वो अलग अलग है। फैसिनेटिंग, आकर्षित करता है। फैसिनेटिंग के लिए आप बोल सकते हैं ऑर्नामेंटेशन, आकर्षित करना। ओ माय गुडनेस। उसके बाद एनसीईआरटी ने हमसे ही सवाल किया है, हमसे ही सवाल करती है, Why do you think that exine should be hard? पता नहीं है, ऐसे ना बोलेंगे। एक्साइन हार्ड क्यों है? एक्साइन हार्ड इसलिए है टू प्रोटेक्ट pollen grain from adverse or unfavorable condition. What is the function of germ pore? जर्म पोर से आपकी अराइज होती है पॉलन ट्यूब। देख लीजिए, हर चीज का एक समय होता है। इनर वॉल ऑफ द पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड इंटाइन। इट इज थिन एंड कॉन्टिन्यूअस, मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन। बिल्कुल सही है। द साइटोप्लाज्म ऑफ पॉलन ग्रेन, साइटोप्लाज्म ऑफ पॉलन ग्रेन
is surrounded by plasma membrane, जिसको मैंने cell membrane बोला था. When the pollen grain mature, it contain two cell, vegetative and generative. The vegetative cell is bigger, has abundant food reserve, मतलब खूब सारा फूड होता है, and large irregular shape nucleus, बिल्कुल सही है. The food reserve and large irregular shaped nucleus, बिल्कुल सही है. The generative cell is small and float in cytoplasm of vegetative cell. It is spindle shaped with dense cytoplasm and a nucleus. In over 60% of angiosperm, pollen grain are shed at two cell stage. In the remaining species, the generative cell divide mitotically, मतलब mitosis, to give rise to male gamete before pollen grain are shed. Before pollen grain are shed. यहां तक दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया. समझ में आया तो दिल बना दीजिए. समझ में आया तो दिल बना दीजिए. समझ में आया तो दिल बना दीजिए. और इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, फटाफट फटाफट लिख लीजिए. आ गया समझ में? पानी कहां है? इसको लिख लीजिए. देख लीजिए. बस वही होता है बेटा, सब्र करना होता है ना. जैसे मैं समझा रहा था स्टार्टिंग में, बच्चे लिखने लगे एनसीईआरटी. अरे हर चीज का एक समय होता है. देख लीजिए, दूध का दूध हो रहा है, पानी का पानी हो रहा है, एनसीईआरटी साथ साथ हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है ना. तो पूरा का पूरा इस तरीके से ध्यान रखा करिए. तो ये आपको समझ में आ गया, आपको समझ में आ गया. जल्दी से इतना लिख लीजिए, जल्दी से इतना लिख लीजिए. अब 4 टॉपिक हैं, बहुत आसान आसान टॉपिक है, थ्योरेटिकल टॉपिक है. मतलब इन टॉपिक को पढ़ने के लिए अगर आप सोफे पे लेट जाएंगे और आलू का पराठा लेके बैठ जाएंगे तब भी आपको समझ में आ जाएंगे. 4 छोटे छोटे टॉपिक हैं, बिल्कुल थ्योरेटिकल हैं. आप आलू का लेट्स हैव मोमोज एंड मोमो की चटनी एंड आलू का पराठा, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा, तब भी आपको समझ में आएगा. जल्दी से इसको नोट कर लीजिए. नोट कर लिया है क्या? मैं आगे बढ़ूं. जब किसी की तरफ दिल झुकने लगे, आंखों ही आंखों में इकरार होने लगे. बोल दो अगर तुम्हें प्यार होने लगे, होने लगे, होने लगे. टूरू टूरू टूरक चिक पारा पारा, टूरू टूरू टूरक चिक पारा पारा, रा रा री रा रा, रा रा री रा रा, रा रा रा. प्यार तो होना ही था, प्यार तो होना ही था. हो गया बाबा. प्यार नहीं हुआ बाबा, नोट डाउन हो गया. ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं. आसान सा टॉपिक. सब लोग आलू पराठा लेकर आ जाइए, आराम से रिलैक्स पोजीशन में आ जाइए, सोफे पे ऐसे करके लेट जाइए, आराम से समझ में आएगा, आराम से समझ में आएगा. हर टॉपिक की एक औकात होती है, हर टॉपिक की अपनी एक औकात होती है. तो पहला टॉपिक आसान सा, पॉलन एलर्जी. पॉलन एलर्जी. कुछ पॉलन होती है, कुछ पॉलन होती है जो हवा में ट्रेवल कर रही हैं, विंड की हेल्प से ट्रेवल कर रही हैं. हवा चली सनासन, पॉलन ग्रेन उड़ी धनाधन. ये पॉलन ग्रेन उड़ रही है, पॉलन ग्रेन उड़ रही है. तो कुछ पॉलन ग्रेन होती है, पॉलन ग्रेन ऑफ some plant
जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बोल दिया पार्थीनियम, जिसको आप बोलते हैं कैरेट ग्रास। तो पॉलन ग्रेन ऑफ सम प्लांट, एग्जाम्पल के लिए बोल दिया मैंने पार्थीनियम, और उसको आप बोलते हैं कैरेट ग्रास। कॉज ब्रोंकियल एफ्लिक्शन, ब्रोंकियल एफ्लिक्शन। हमारे शरीर में आपने ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ी होगी, रेस्पिरेशन वाला चैप्टर पढ़ा होगा ह्यूमन के अंदर, तो आपने लंग्स वगैरह सब पढ़ा होगा, तो आप ज्यादा अच्छे समझेंगे। ब्रोंकियाई एक चीज होती है, ब्रोंकियाई, और ब्रोंकियल एफ्लिक्शन का मतलब है इंफेक्शन। तो जो ये पॉलन ग्रेन होती है ये एलर्जी करती है। किस तरीके से एलर्जी करती है? ये ब्रोंकाई को इन्फेक्ट करती है। ये किसको इन्फेक्शन करती है? हमारे अंदर जो ब्रोंकाई है उसमें इन्फेक्शन करती है। और मैं कह सकता हूं कि ये कुछ क्रॉनिक मतलब जो लंबे समय तक चलते हैं, ऐसे डिसऑर्डर जो लंबे समय तक चलते हैं, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ऐसे डिसऑर्डर जो लंबे समय तक चलते हैं। क्रॉनिक मतलब लॉन्ग टाइम, ऐसे डिसऑर्डर करती है, जैसे हमारा हो गया आपका अस्थमा हो गया, या मैं कहूं ब्रोंकाइटिस हो गया। तो कुछ प्लांट की पॉलन ग्रेन होती है जो अस्थमा कर सकती है, ब्रोंकाइटिस कर सकती है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कर सकती है। तो जिसमें से आपका जो सबसे कॉमन है एलर्जी करने वाला वो है पार्थीनियम। तो जो पार्थीनियम है वो आपका वीट के साथ आया था। आपका जो पार्थीनियम है वो आपका वीट के साथ आया था। पार्थीनियम केम इनटू इंडिया, पार्थीनियम इंडिया में आया था। किसके साथ आया था? अलोंग विथ वीट। हम तो गेहूं को लेकर आ रहे थे, हम तो वीट को लेकर आ रहे थे, और वहां पे गलती से आ गया पार्थीनियम, और ये पार्थीनियम हर जगह स्प्रेड हो गया, स्प्रेड एवरीवेयर, हर जगह स्प्रेड हो गया। जो हर जगह मिलता है उसको हम बोलते हैं यूबिक्विटस। तो पार्थीनियम जो है वो इंडिया में वीट के साथ आया था, इंडिया में ये एग्जिस्ट नहीं करता। तो जो पार्थीनियम है वो कैसी स्पीशीज हो गई? वो हो गई एक्सोटिक स्पीशीज, या मैं बोलूं एलियन स्पीशीज। एक्सोटिक स्पीशीज और एलियन स्पीशीज ऐसी स्पीशीज होती हैं जो इंडिया में नहीं मिलती, इंडिया में ये बाहर से आती हैं। ऐसी स्पीशीज जो इंडिया में नहीं है बट इंडिया में बाहर से आती हैं, ऐसी स्पीशीज को एक्सोटिक स्पीशीज बोलते हैं, एलियन स्पीशीज बोलते हैं। पार्थीनियम एलर्जी करता है, इंडिया में ये गलती से आया, वीट के साथ आया, और ये हर जगह फैल गया। जो हर जगह पाया जाता है उसको यूबिक्विटस बोलते हैं। तो आपको पॉलन एलर्जी अगर समझ में आ गया है तो आप जल्दी से यस सर लिख दीजिए। गायत्री ने लिखा है कल मेरा बर्थडे है, तो बेटा हैप्पी बर्थडे आपको इन एडवांस। यहां तक समझ में आया? नोट डाउन करिए। एक टॉपिक हो गया, पराठे खाते खाते एक टॉपिक हो गया। जल्दी से लिख लीजिए 524 है, जल्दी से लिख लीजिए। जल्दी से लिख लीजिए। लिख लिया है। ठीक है, लिख लिया है। आगे चलते हैं।
आपने लिख लिया है, तो आगे चलते हैं। पॉलन एलर्जी के बाद आपका आया पॉलन फूड। पॉलन फूड आसान है, आसान है। पॉलन ग्रेन जो होता है, पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन रिच इन न्यूट्रिएंट्स, पॉलन ग्रेन रिच इन न्यूट्रिएंट्स, और लोग इसे खाने के लिए यूज करते हैं, यूज्ड एज अ फूड सप्लीमेंट, लोग इसे खाने के लिए यूज करते हैं, यूज एज अ फूड सप्लीमेंट, लोग इसे खाने के लिए यूज करते हैं। और कंजप्शन ऑफ पॉलन ग्रेन, कंजप्शन, पॉलन ग्रेन को खाने से कंजप्शन ऑफ पॉलन ग्रेन इंक्रीज, जो एथलीट होते हैं, जो एथलीट होते हैं उनकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। कंजप्शन ऑफ पॉलन ग्रेन इंक्रीज, इंक्रीज, देखो आसान टॉपिक है ना, कहा था ना आसान है। इंक्रीज दी परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट, एथलीट और रेस हॉर्स, जो घोड़े होते हैं, जो घोड़े होते हैं जो रेसिंग में यूज किए जाते हैं, जो घोड़े होते हैं जो रेसिंग में यूज किए जाते हैं, उनकी परफॉर्मेंस भी आपकी बढ़ जाती है। तीसरा पॉइंट, इन वेस्टर्न कंट्रीज, इन वेस्टर्न कंट्रीज pollen grain available, pollen grain available in form of tablets and syrups। ये लो हो गया pollen food। एक और टॉपिक हो गया, फटाक से लिख लो, फटाक से लिख लो। पानी, पानी खत्म हो गया, फटाक से लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए। जल्दी से लिख लीजिए। लिख लिया है, बिल्कुल सही है। ये तो सच है कि भगवान है, मगर फिर भी अनजान है, धरती पे बाप का उस विधाता की पहचान है। ये जो गाना है ना, ये तो सच है भगवान है, हम साथ साथ है मूवी का, आप फ्री टाइम में इसको ना लगाकर, हेडफोन लगाकर सुन लीजिए भाई साहब, मतलब आपको फील करा देगा अंदर से कि इस दुनिया में माँ बाप से बड़ा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, न था, न है, न होगा, याद रखना। पॉलन फूड। नेक्स्ट है आपका पॉलन बैंक। छोटे छोटे टॉपिक, पॉलन बैंक, पॉलन बैंक। बच्चों, आज आपके पास कोई पॉलन ग्रेन है, आप चाहते हो कि मैं इस पॉलन ग्रेन को स्टोर कर लूं, ताकि 6-7 महीने बाद अगर मुझे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराना पड़े तो आपको इस पॉलन ग्रेन के जनरेटिव सेल से क्या मिलेंगे, मेल गैमेट मिलेंगे। तो आप पॉलन ग्रेन को स्टोर कर सकते हो ताकि आपको इसकी पॉलन ग्रेन को किसी दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर आर्टिफिशियली डालना पड़े। मतलब आप आर्टिफिशियल पॉलिनेशन अगर करवा रहे हो, समझना मेरी बात को। एक होता है नेचुरल, जो बाहर नेचर में चल रहा है, पॉलन ग्रेन निकल रही है
और स्टिग्मा पे गिर रही है, ये तो नेचुरल है। लेकिन आप चाहते हो कि मैं अपनी मर्जी की पॉलन ग्रेन को उठा के इस प्लांट के स्टिग्मा पे डालूं, आप चाहते हो, आप आर्टिफिशियली चाहते हो, तो उसके लिए आपके पास पॉलन ग्रेन स्टोर होनी चाहिए। अब पॉलन ग्रेन को स्टोर करके ऐसे थोड़ी ना है कि किचन में जहां पे दाल वाला डब्बा है उस दाल वाले डब्बे के अंदर पॉलन ग्रेन को डाल के रख दिया, ऐसे थोड़ी ना रख पाओगे। पॉलन ग्रेन को कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा जहां पर पॉलन ग्रेन खराब ना हो, डैमेज ना हो। तो पॉलन ग्रेन स्टोर्ड एट लो टेम्परेचर। आपने सुना होगा लिक्विड नाइट्रोजन का नाम सुना होगा, अरे सुना है ना, लिक्विड नाइट्रोजन 196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है और इसको आप बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। किसी चीज को लिक्विड नाइट्रोजन जहां पर तापमान है -196 डिग्री सेल्सियस उस पर स्टोर करना, इसको बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। तो पॉलन ग्रेन को लो टेम्परेचर पर स्टोर कर रहे हैं, इसको बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। क्यों कर रहे हैं? फॉर क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम। ब्रीडिंग का मतलब होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप इस पॉलन ग्रेन को कल किसी दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। अरे आ गया होगा। पॉलन ग्रेन नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है, बिल्कुल सही है, लेकिन जब आप इसे खाते हो तो आप मैकेनिकली इसकी वॉल को डैमेज करते हो। मैकेनिकली आप इसको लैब में बड़ी बड़ी टेक्निक की हेल्प से आप इसको डैमेज करते हो, तभी आप इसको खा पाओगे, वरना ऐसे कभी खा ही नहीं पाएंगे। एथलीट इसे कभी भी खा नहीं पाएंगे। तो बच्चों ये आपको समझ में आ गया तो लिख लीजिए, समझ में आ गया तो लिख लीजिए। जल्दी से लिख लीजिए। डन 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 डन, बिल्कुल सही है। और आज का आखिरी टॉपिक, कितना टाइम हुआ है? आज का आखिरी टॉपिक 5:33 हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। आज का क्लास का टॉपिक इजी था। नेक्स्ट क्लास में फिर लेवल बढ़ेगा। नेक्स्ट है आपका पॉलन वायबिलिटी। ध्यान से समझिएगा। अच्छा एक चीज बताइए, मैं आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आया हूं। ये देखिए, मैं आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आया हूं। 43 से लेके आपके हैं क्वेश्चन, कहां तक है? 43 स्लाइड से लेके क्वेश्चन है आपके 94 स्लाइड तक। 43 से 94 स्लाइड तक क्वेश्चन है। तो मैं ये चाह रहा हूं कि मैं इनको आज ना कराऊं, इस क्वेश्चन को मैं आपको घर के लिए दे दूं और आप घर से सॉल्व कर आए, और फिर मैं नेक्स्ट क्लास में इन क्वेश्चन का यहां पर डिस्कशन कर लूं, वो ज्यादा बेटर रहेगा। डू यू एग्री विथ माई वर्ड्स कि ये क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए दूं, आप खुद करो और नेक्स्ट क्लास में मैं इनका डिस्कशन कर दूं? डू यू एग्री विथ माई वर्ड्स? से यस। इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम, so इट्स बेटर कि मैं आपको ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए दूं, आप खुद सॉल्व करें और नेक्स्ट क्लास में मैं इनका डिस्कशन कर दूं। बिल्कुल सही। थैंक यू, क्योंकि वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। बिल्कुल सही। मैं ये चौथा टॉपिक कंप्लीट करा के
इस पूरे लेक्चर का रिवीजन करा देता हूं, वो मेरे लिए ज्यादा सही होगा, वो मेरे लिए ज्यादा सही होगा। कहां गया, कहां गया, ये आ गया पॉल एंड वाइबिलिटी। पॉल एंड, ओके, लाइन लगा दी, यस सर की लाइन लगा दी, लाइन लगा दी। पॉल एंड वाइबिलिटी लास्ट टॉपिक है। पॉल एंड वाइबिलिटी क्या होता है सुनिएगा बच्चों, समझिएगा। अगर एंथर से पॉलन ग्रेन बाहर निकली और मैंने पॉलन ग्रेन को कहा कि तेरी वाइबिलिटी 30 मिनट की है, मैंने पॉलन ग्रेन से कहा, और कैमरे के थोड़ा पास आ जाते हैं, पॉलन ग्रेन पॉलन ग्रेन एंथर से निकली और मैंने कहा कि तेरी जो वाइबिलिटी है वो 30 मिनट की है। इसका मतलब यह हुआ कि पॉलन ग्रेन को एंथर से निकल के 30 मिनट में स्टिग्मा पर पहुंचना है। भाई पॉलन ग्रेन एंथर से निकल के कहां जाती है, स्टिग्मा पर जाती है। अब मान लो पॉलन ग्रेन एंथर से निकली और 5 घंटे के बाद स्टिग्मा पे पहुंचेगी, तो क्या उस पॉलन ग्रेन का कोई फायदा है? क्या वो पॉलन ग्रेन से फर्टिलाइजेशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो पॉलन ग्रेन की वाइबिलिटी अगर 30 मिनट है, इसका मतलब यह हुआ कि उसको 30 मिनट में स्टिग्मा पे पहुंचना पड़ेगा, तभी पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन होगा, तभी पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन होगा, तभी पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन होगा। सो टाइम पीरियड, the time period for which pollen grain retain the ability to germinate on stigma, the time period for which pollen grain retain the ability to germinate on stigma, called pollen viability, मतलब वो टाइम पीरियड जब तक पॉलन ग्रेन में ऐसी कैपेबिलिटी है, ऐसी क्षमता है कि वो कहां पर पहुंच जाए, स्टिग्मा पे पहुंच जाए और जर्मिनेट कर जाए, उस टाइम पीरियड को बोलते हैं पॉलन वाइबिलिटी। तो अगर मैं आपको बोला, एग्जाम्पल बोला, आपका वीट हो गया, आपका राइस हो गया, जिसकी फैमिली होती है पोएसी, तो इनकी जो वाइबिलिटी है वो वाइबिलिटी है 30 मिनट्स। अभी मैं आपसे 10 मिनट कुछ बातें करूंगा, कुछ काम की बातें करूंगा, 30 मिनट्स अभी आपसे। पॉलन ग्रेन किसकी, वीट और राइस की जो पॉलन ग्रेन है उसकी वाइबिलिटी 30 मिनट्स है, बिल्कुल सही है। ऐसे ही एक फैमिली होती है रोजेजी, हमारे कोर्स में नहीं है। दूसरी फैमिली होती है आपकी लेग्यूमिनेसी, दूसरी जो फैमिली होती है वो आपकी होती है लेग्यूमिनेसी, और जो तीसरी फैमिली है वो है आपकी सोलेनेसी, वो है आपकी सोलेनेसी। तो यहां पर जो पॉलन वाइबिलिटी होती है वो सेवरल मंथ्स होती है, मतलब इनकी पॉलन ग्रेन जो होती है वो काफी मंथ तक एक्टिव रहती है, काफी मंथ तक इनकी जो पॉलन ग्रेन है वो एक्टिव रहती है। तो रोजेसी, लेग्यूमिनेसी और सोलेनेसी फैमिली जो है इनकी पॉलन ग्रेन काफी मंथ तक एक्टिव रहती है, उनकी वाइबिलिटी सेवरल मंथ है। और जो पॉलन वाइबिलिटी होती है, जो आपकी पॉलन वाइबिलिटी है वो डिपेंड करती है आपकी किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है आपकी टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो जब मैं नेक्स्ट क्लास में आऊंगा तो स्टार्टिंग के 10 मिनट में आज की क्लास का डिस्कशन करूंगा, और जो क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए दे रहा हूं उन क्वेश्चन का भी डिस्कशन करूंगा, बिल्कुल सही है। तो अब ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा बच्चों, सुनिएगा, देखिएगा।
जो नोट्स आपको पीपीटी में, सीरियस होके बात करूंगा, आई एम सीरियस नाउ, आई एम सीरियस। See, sometimes you have to act like a joker because you are dealing with kids. Okay, so it doesn't mean I'm a joker of plant kingdom. बच्चों में बच्चा बनना पड़ता है। So अब मैं थोड़ा सीरियस होकर बात करता हूँ। सीरियस बच्चों, जो नोट्स आपको पीपीटी में लिखाए जा रहे हैं, ये प्लस एनसीईआरटी, इसके अलावा कुछ भी ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, कुछ भी ज़रूरत नहीं है। बिलीव मी, ट्रस्ट मी, अपना 12 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, जो भी आपने 2 बड़े ऑर्गेनाइजेशन के नाम सुने हैं अपार्ट फ्रॉम पीडब्ल्यू, मैं वहाँ पढ़ा चुका हूँ, वहाँ का एकेडमिक हेड रह चुका हूँ। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जो मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ, जो मैं आपको नोट्स लिखा रहा हूँ पीपीटी की फॉर्म में, पीपीटी एंड एनसीईआरटी मोर देन इनफ। यू डोंट रिक्वायर्ड एनी काइंड ऑफ मटेरियल। आपको मेरे जो हैंड रिटन नोट्स हैं इन दी फॉर्म ऑफ पीडीएफ, यू गाइस यू डोंट रिक्वायर्ड, बट इफ यू वांट आई विल प्रोवाइड, बट these PPT along with NCERT more than enough for your selection. So quality over quantity always matter. Second thing, इनमें जो इतने सारे आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, आप उन क्वेश्चंस को कॉपी में मत लिखिए। डोंट वेस्ट योर टाइम, अदरवाइज आप पूरे साल लिखते ही रहेंगे। मैं तो हर क्लास में इतने सारे क्वेश्चन दूंगा, आप उन क्वेश्चन को कॉपी में मत लिखिए, उन क्वेश्चन का एक सेपरेट पीडीएफ बनाइए, ठीक, और लैपटॉप में एक जगह रखिए। तीसरी चीज, मान लीजिए आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मान लीजिए आपने 30 क्वेश्चन सॉल्व किए, 30 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके लिए आपको आंसर भी चेक नहीं करना पड़ता। ये वो क्वेश्चन होते हैं जिनको दोबारा रिवाइज नहीं करना होता, इनको आप अपनी रिवीजन लिस्ट से निकाल दीजिए। बचे आपके पास 15 क्वेश्चन। इन 15 क्वेश्चन में से 7 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका आंसर आपको पता है बी होगा, बट कॉन्फिडेंस नहीं है, इसलिए आप एक बार चेक करते हैं और पीछे आंसर बी ही निकलता है। इसको आप ग्रीन पेन से या किसी दूसरे पेन से टिक कर लीजिए। इनमें 8 क्वेश्चन ऐसे थे जिनके आंसर आपके गलत हुए, इनको रेड पेन से टिक कर लीजिए। नेक्स्ट टाइम जब आप इनका रिवीजन करेंगे तो सबसे पहले वो रेड पेन वाले क्वेश्चन करिएगा और देखिएगा कि अब आपको उन 8 में से कितने याद हैं, और फिर वो ग्रीन पेन वाला करिएगा जिसका आंसर आपको एक बार देखना पड़ रहा था। बच्चा क्या करता है, हर बार इन 30 क्वेश्चन को रिवीजन करता है, तो हर साल कितने सारे क्वेश्चन करेगा, बार बार उन्हीं क्वेश्चन को रिवाइज करता रह जाएगा। तो ये गलत तरीका होता है पढ़ने का। आपको जैसे जैसे आप यू आर गोइंग क्लोजर टू नीट, यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर कंटेंट और क्वेश्चन। आप हर बार पूरे का रिवीजन नहीं करेंगे। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आपने यहां तक का टॉपिक पढ़ लिया एनसीईआरटी में, ठीक, तो अब आप जब एनसीईआरटी रीड करेंगे तो 70% लाइन एनसीईआरटी की ऐसी है जो बिल्कुल आपको आती है, जिसको पढ़ने की जरूरत नहीं है बार बार। 30% लाइन है जिसमें आपको दिक्कत है, आप उस पर ज्यादा फोकस करिए। ऐसा नहीं कि 70% नहीं पढ़ना है, बट 30% को पहले पढ़िए फिर 70% को पढ़िए। बच्चा क्या करता है, उस 30% को पढ़ने के लिए पूरे साल 70% भी पढ़ता है, तो 30% चीजें डाइल्यूट हो जाती हैं। पहले उन 30% पे ही काम करिए ताकि वो टॉपिक आपका स्ट्रांग हो जाए, आपका टाइम भी बचेगा। फिर बाय हार्ट रीड कर लीजिए एनसीईआरटी को, फास्ट रीड कर लीजिए, आपको दिक्कत नहीं आएगी। तीसरी चीज लिखा कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। बच्चों, बहुत ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना। जैसे मेरे नोट्स हैं, ये कोई बहुत बड़े बड़े नोट्स नहीं है, ये शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में ही है, ठीक है, शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में ही है। तो आप बहुत ज़्यादा नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट मत करिएगा। आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, अपने अकॉर्डिंग एक बार बना लीजिए। आपको कंटेंट दे दिया, आपको कॉन्सेप्ट दे दिया, आप शॉर्ट नोट्स खुद बना सकते हैं। और मैं तो कहता हूँ आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप एज सच ये इस तरीके से लिखिए। जब आप एक बार रिवीजन करेंगे आपको आधी चीजें याद हो जाएंगी। आपको अपना टाइम बचाना है, आपको अपना टाइम बचाना है, बस ये याद रखिए, ठीक है। चीजें बहुत तेजी से इवॉल्व हुई हैं लास्ट 2-3 साल में,
लोगों का पढ़ाई करने का तरीका बदल गया है। लोग जितना टाइम बचाएंगे उतना टाइम आप यूटिलाइज करेंगे दूसरे सब्जेक्ट में, आपका बैकलॉग नहीं लगेगा, आपका बैकलॉग नहीं लगेगा। ये मैं बता देता हूं, बैकलॉग कब लगता है? जब आपके पास टाइम ही नहीं मिलता। टाइम क्यों नहीं मिलता? क्योंकि आप बहुत ज्यादा टाइम नोट्स मेकिंग में कर देते हैं। ये नोट्स बेस्ट हैं, इसी नोट से पढ़िए, इसी नोट से पढ़िए। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि स्कूल, जो बच्चे स्कूल जाते हैं तो दोपहर तक तो वो स्कूल में रहते होंगे, शाम को वो कोचिंग में पढ़ते होंगे, तो स्कूल और कोचिंग की पढ़ाई कैसे मैनेज करें, है ना, कॉप अप कैसे करें सर। स्कूल का सिलेबस अलग चलता है, आपका सिलेबस अलग चलता है। स्कूल में सिलेबस फास्ट चलता है, कई स्कूल में तो चैप्टर भी खत्म होने वाला होगा। तो इस तरह की मैं चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूंगा कि स्कूल का और कोचिंग का कैसे डिस्कशन करना है, ठीक। और मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि 10 घंटे पढ़ो, 8 घंटे पढ़ो, जो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है उसके बारे में क्या बात करनी। मैं आपको एक स्पेसिफिक बताऊंगा कि यार तू डेली 5 घंटे पढ़ या 4 घंटे पढ़, तरीके से पढ़। तू जो पढ़ रहा है उसको रिवीजन कर, बार बार उसको रिवीजन कर। मैं तुम्हें पढ़ने का तरीका बताऊंगा कि आपको किस तरीके से पढ़ना है। तो बच्चों, मैं फिर कह रहा हूं, आई विल प्रोवाइड माय नोट्स इन दी फॉर्म ऑफ पीडीएफ इफ यू गाइज वांट, बट यू डोंट रिक्वायर्ड। it is better to go with this PPT and NCERT. It is more than enough. Believe me guys, it is more than enough. So guys, और भी बातें होंगी आपसे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में और भी बातें होंगी। और अब तो नेक्स्ट क्लास थोड़ा टाइम में आएगी, बाद में आएगी। आपको क्लास कैसी लगी, आपको मज़ा आ रहा है? आज ऐप में कमेंट करिएगा, आज शाम को मैं ऐप में सारे कमेंट पढ़ूंगा और कल तक जिन्होंने भी मुझे इंस्टा पे मैसेज किए थे उनको भी मैं रिप्लाई करूंगा, ठीक है। तो विश्वास रखिएगा, है ना, आपका विश्वास ही हमारे लिए सम्मान है, ठीक है। और अच्छे से पढ़ाएंगे। और इफ आई एम गोइंग टू प्रोवाइड अ क्वालिटी एजुकेशन टू यू गाइज, अगर मैं आपको अच्छा पढ़ा रहा हूं तो कोई एहसान नहीं कर रहा हूं यार, ठीक है। पीडब्ल्यू ने मुझे अच्छा पढ़ाने के लिए ही यहाँ रखा है। पीडब्ल्यू मुझे एक हैंडसम अमाउंट, एक अच्छा पे करता है ताकि आप हमारे बच्चों को अच्छा पढ़ाएं। तो अगर मैं आपको अच्छा पढ़ा रहा हूं तो मैं आप पे कोई एहसान नहीं कर रहा हूं। और आप कोई फ्री में नहीं पढ़ रहे हैं, आपने पीडब्ल्यू में एक अमाउंट पे किया है पढ़ने के लिए, और वो जो अमाउंट आपने पे किया है वो आपके पेरेंट्स की सैलरी से आया है। तो आपकी मेहनत का पैसा है, आपके मम्मी पापा की मेहनत का पैसा है। उस पैसे से हमारी सैलरी निकलती है, उस सैलरी से हमारा घर चलता है। तो अगर मैं आपको अच्छा पढ़ा रहा हूं तो मैं कोई एहसान नहीं कर रहा हूं कि मैं पीडब्ल्यू को बोलूं कि मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूं। अरे भाई, अच्छा पढ़ा रहे हो तभी तो रखा है आपको पढ़ाने के लिए, और किसने रखा है आपको? आपको खराब पढ़ाने के लिए लक्ष्य में रखा है क्या? आपको अच्छा पढ़ाने के लिए तो रखा है क्या? बच्चा फ्री में पढ़ रहा है क्या? बच्चा पैसा दे रहा है पढ़ने के लिए आपको। तो बी अ सेल्फिश, व्हाट आई वांट टू से, बी अ सेल्फिश कैंडिडेट। डोंट स्पॉइल योर कैरियर फॉर द इमोशंस। किसी भी इमोशंस के लिए आपको सेल्फिश होके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, आपको सेल्फिश होके पढ़ना पड़ेगा। आई विल प्रोवाइड क्वालिटी टीचिंग बिकॉज इट्स माई ड्यूटी। ये मेरा फर्ज है, इसी के लिए मुझे लक्ष्य बैच में रखा है। और आप भरोसा रखिएगा, मैंने आपसे कहा था छोटे खेल मैंने नहीं खेले। खेल अगर छोटा होता तो मैं लक्ष्य में आता ही नहीं, खेल बड़ा है। और आपसे कहा था मैं हमेशा जंग टालने की कोशिश करता हूं, और अगर जंग हुई तो जीतूंगा मैं ही। मस्त होके बैठना, चौड़े होके बैठना, स्ट्रेस फ्री होके बैठना, क्योंकि तुम्हारे सर नेक्स्ट वीक फिर से आएंगे। और 11 की टेंशन मत लेना, ये चैप्टर खत्म होगा, आपको पहला वन शॉट आएगा डिटेल में, और आप देख लेना क्वालिटी कितनी खतरनाक होगी। यहां तक समझ में आया सभी को तो मैं क्लास बंद कर रहा हूं, और दिल बना दीजिए, दिल बना के मेरी विदाई करिए, दिल बना के मेरी विदाई करिए। थैंक यू बाबा, थैंक यू, बहुत बढ़िया बाबा, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश बाबा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बाबा, बहुत बढ़िया बाबा, बहुत बढ़िया, आग लगा दी बाबा। ए माँ, रे माँ, बहुत बढ़िया बाबा, बहुत बढ़िया, थैंक यू गाइस। जाने का मन नहीं करता पर आज जाऊंगा, तभी तो नेक्स्ट वीक आऊंगा। बहुत बढ़िया बाबा, बहुत बढ़िया, थैंक यू गाइस, थैंक यू गाइस, थैंक यू गाइस, फिर मिलेंगे।